Well, we can have two types of receivers. Either it can be low capacity receiver or it can be high capacity receiver. Okay. लो कैपेसिटी रिसीवर का मतलब क्या है कि जो रिसीवर है उसके पास कैपेसिटी कम है और जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है वो फास्टर है. ठीक है. तो इस वजह से क्या होता है कि जो आपका बफर है वो फुल नॉर्मली खाली रहता है और अ, जो आपका जो कैपेसिटी ऑफ रिसीवर है वो हमेशा भरी हुई रहती है. हियर रिसीवर जो है वो करीब करीब फुल है. ठीक है. जिसकी वजह से जब ये खाली होगा तब जाके यहाँ से कुछ रिसीव करना शुरू करेगा. ठीक है. जबकि इफ़ वी टॉक अबाउट लार्ज कैपेसिटी रिसीवर्स, उनके हिसाब से उनको हमेशा लगता है कि हाँ नेटवर्क स्लो आ रहा है, बिकॉज हियर यू सी दैट यहाँ इसकी कैपेसिटी खाली हाई है. तो इसकी वजह से क्या होगा कि केवल इसी को तो नेटवर्क सर्व नहीं कर रहा, और लोगों को भी सर्व कर रहा है. तो यहाँ पे उसको कंजेशन फील हो रहा है. ठीक है. रिसीवर की कैपेसिटी स्मॉल होने की वजह से यहाँ पे उसको कंजेशन नहीं पता चल रहा, बिकॉज वो यहीं से कम रिसीव कर रहा है. ठीक है. कंजेशन कंट्रोल की बात करें तो इसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट डिफाइन करते हैं. ठीक है. ये थ्रेशोल्ड लिमिट वो होती है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शंस होने लग जाते हैं, हमको पैकेट रिपीट करने पड़ जाते हैं. जब पैकेट रिपीट करने पड़ जाते हैं तो उस समय फिर हम क्या करते हैं, इस काउंट को कम कर देते हैं और धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करते हैं, सो दैट वी कैन रीच टू अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड जहाँ पे कि पैकेट्स जो हैं बहुत कम टूटें. ठीक है. ना टीसीपी के अंदर अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो आपका राउंड ट्रिप डिले होता है वो करस्पॉन्डिंगली जो है वो थोड़ा कम होता है, सॉरी थोड़ा ज़्यादा होता है. बिकॉज यहाँ पे क्या है कि सिग्नल तो आपका हमेशा इस तरीके से आता है कि किसी समय जब इम्पोर्टेंस है सिग्नल की तो उस समय बहुत बड़ा सिग्नल आ गया. ठीक है. बट आपके चैनल की कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे करके चैनल आप यूज़ करना शुरू करते हो इसके अंदर. ठीक है. तो इस वजह से क्या होगा कि जो चैनल का यूटिलाइजेशन है वो हमेशा इस तरीके से होगा, एंड यू विल नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ टाइम रिस्पॉन्स कि इतनी देर के भीतर आपको इतना सारा डेटा मिल गया. ठीक है. ना टीसीपी टाइमर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक्नॉलेजमेंट के रिसिप्शन के लिए एक टाइमर होता है जो ये डिफाइन करता है कि अगर इतनी देर के अंदर एक्नॉलेजमेंट आ गया तो दैट मीन्स जो है एक्नॉलेजमेंट इज़ ओके. ठीक है. सेकेंड थिंग जो है ये फ्लो कंट्रोल डेटा लिंक लेयर में भी इसी तरीके से होता है. सो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स आर यूज फॉर द डेटा लिंक लेयर ऑल्सो. ठीक है. नाउ here you can see remote procedure call using transmission control protocol. इसके अंदर क्या होता है कि रिमोट प्रोसीजर कॉल एक्चुअल में जावा और कुछ हाई एंडेड लैंग्वेजेस के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें कि कुछ प्रोसीजर्स सर्वर एंड पे रखे होते हैं, उनको कॉल क्लाइंट एंड से किया जाता है. ठीक है. सो उन प्रोसीजर्स को कॉल करने के लिए हम टीसीपी कनेक्शंस मेंटेन करते हैं. इसमें सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन, देन एक्नॉलेजमेंट टू सिंक्रोनाइजेशन एंड थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोसेस होता है. उसके बाद रिक्वेस्ट की जाती है, रिक्वेस्ट के बाद फिनिश मैसेज भेजा जाता है. ठीक है. देन फ्रॉम सर्वर साइड अगेन फिनिश का रेस्पॉन्स आता है, फिर उसके बाद रिप्लाई आता है, रिप्लाई के बाद फिनिश मैसेज आता है और अंत में फिनिश का एक्नॉलेजमेंट क्लाइंट भेज देता है दैट yes what I have received what I was looking for. ठीक है. सो इन दिस वे जो है आपका किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन इस तरीके से मेंटेन किया जाता है. सबसे पहले थ्री वे हैंडशेकिंग होती है, हैंडशेकिंग के बाद रिक्वेस्ट, देन उसका रेस्पॉन्स और उसके बाद कनेक्शन क्लोजर. ठीक है. नाउ error control in
योर टीसीपी, व्हाट हैपेंस इज़ यहाँ पे सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर ये दो अलग अलग टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे अगर चेकसम से कोई एरर नहीं भी पकड़ में आती है उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, सो अगर सपोज चेकसम में 2 बिट्स या 3 बिट्स लगातार गलत हो गई तो वो चेकसम तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, बट चेकसम के भी करेक्टनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्योंकि अलग अलग रैंडम नंबर्स जनरेट हुए हैं तो इस वजह से हेडर को पूरा मैच करा पाना आसान होता है। और हेडर को मैच करा करके हम चेक कर लेते हैं कि चेकसम भी गलत रीड किया गया हो तो वो भी हमें पता चल जाता है। इसके अलावा डेटा लिंक लेयर की अगर बात करें तो डेटा लिंक लेयर के अंदर हम साइक्लिक रिडंडेंसी चेक यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पे डेस्टिनेशन एंड पे पैकेट पहुँचने के बाद वहीं करेक्ट किया जा सकता है। बट अगर हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ हम चेकसम यूज़ करते हैं एरर कंट्रोल करने के लिए। सो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे हम एरर को करेक्ट नहीं कर सकते, केवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टीसीपी के अंदर जो है अगर आपको कहीं एरर आ जाती है तो आपको उसे रीट्रांसमिट करना होता है, जबकि अगर सीआरसी हम यूज़ कर रहे होते जैसा हम डेटा लिंक लेयर में यूज़ करते हैं तो इसमें जो है कम्युनिकेशन हमारा ज़्यादा इजी हो जाता है कि डेस्टिनेशन पे ही हम उसको करेक्ट कर पाते। बट देयर इज़ वन स्मॉल प्रॉब्लम कि हमारी नंबर ऑफ़ कैलकुलेशन बढ़ जाती है बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ़ बिट्स बहुत ज़्यादा हैं। चेकसम के साथ है कि इसके लिए 16 बिट का चेकसम कैलकुलेट करना बहुत आसान होगा। नाउ फ्लो कंट्रोल, अगेन फ्लो कंट्रोल जो है ये भी डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों में होता है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर से जो हम फ्लो कंट्रोल करते हैं दैट फ्लो कंट्रोल इज बेसिकली द फ्लो कंट्रोल फॉर द होल नेटवर्क ओनली। ठीक है, आपके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या फ्लो हो रहा है बस आप उसी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, टीसीपी से आप एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल करते हैं कि हाँ मेरे इस एप्लीकेशन से इस एप्लीकेशन को जो डेटा जा रहा है वो इस स्पीड से जाएगा। ठीक है, सो इफ़ यू फाइंड सम एप्लीकेशन दैट इज़ मोर सेंसिटिव आप उसके लिए फ्लो जो है वो बढ़ा सकते हैं और बाकी जो लेस सेंसिटिव हैं उनके लिए फ़्लो कम कर सकते हैं। इसमें अर्जेंट पॉइंटर होता है तो उसके हिसाब से आप अर्जेंसी भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, आपको दूसरी एंड का बफर साइज़ पता है, विंडो साइज़ पता है कि कितना है, सो इट इज़ ईजी टू अपडेट बोथ साइड्स। मीन्स सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि हाँ दूसरी साइड में जगह कितनी खाली है, डेस्टिनेशन पे कितनी स्पेस खाली है, कितना वो रिसीव कर सकता है। ठीक है, इसकी वजह से कभी भी एक्स्ट्रा डेटा नहीं भेज दिया जाएगा कि डेस्टिनेशन के पास रिसीव करने के लिए जगह ही ना हो। ना फ्लो कंट्रोल के साथ हम टाइमर्स इस्तेमाल करते हैं जो कि ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा पैकेट इतनी देर में पहुंच जाना चाहिए। अगर उतनी देर के अंदर पहुंच जाता है देन ओके, अदरवाइज़ हम ये मान लेते हैं कि पैकेट नहीं पहुंचा है, डिस्ट्रॉय हो गया है, इस वजह से हम उसे रीट्रांसमिट करते हैं। सेकेंड थिंग, अगर कोई मैसेज एक्नॉलेजमेंट है और अगर वो पॉजिटिव है देन इट इज़ नॉट प्रॉब्लम, बट इफ़ द एक्नॉलेजमेंट इज़ नेगेटिव तो हम उसको हायर प्रायोरिटी पे लेते हैं और उसको हम जल्दी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, सो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जो है वो जल्दी फॉरवर्ड किया जाता है, जबकि पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट की स्पीड जो है वो स्लोअर होती है। टीसीपी के हेल्प से हम जो है सिली विंडो सिंड्रोम ना हो इसके लिए किसी भी प्रोसेस के पास जब डेटा आता है तो हम उसके लिए छोटे सेगमेंट्स बना करके या छोटे छोटी वैल्यूज़ के टर्म्स में डेटा भेजते हैं, सो दैट उसका जो अपना बफर साइज़ है वो कभी भी इनसफिशिएंट ना हो। ठीक है, इनसफिशिएंट होने की वजह से ऐसा ना हो कि डेटा लीक कर जाए।
नॉर्मली टीसीपी ऑपरेशंस की बात करें तो ये उन्हीं सभी जगहों पे होती है जो बहुत ज़्यादा सिक्योर, और जहाँ पे सर्किट स्विच कनेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे हमने सर्किट स्विच कनेक्शन ना करके अगर पैकेट स्विच किया है तो हम उसको प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे हम टीसीपी सर्विसेज इस्तेमाल करें। नॉर्मली वॉइस कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, इसमें जहाँ भी मनी मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं या जहाँ पे हमें रियल टाइम सर्विसेज चाहिए होती हैं, उन सभी जगहों पे हम टीसीपी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अगर हमें कोई स्पेसिफिक स्पीड से डेटा चाहिए तो वहाँ पे हम टीसीपी इस्तेमाल करते हैं। दीज आर सम एरियाज ऑफ एप्लीकेशन। नाउ there is one small task for you, that you have to define TCP segments, and secondly you have to differentiate between different type of connections of TCP IP. That's all for today. Thank you.